बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। हाथरस से बड़ी खबर, जहां पर छेड़छाड़ के विरोध पर संग्राम देखने को मिला है। हाथरस में छेड़छाड़ का विरोध और उस विरोध के बाद छिड़ गया संग्राम। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। घर में घुसे दबंग मारपीट की है। युवती की मां पर धार हथियार से इन दबंगों ने, बदमाशों ने हमला किया है। सादाबाद के नगला चांद गांव का मामला है और तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरें हैं हाथरस की तस्वीरें और सबसे पहले इन तस्वीरों को आप एबीपी गंगा पर देख लीजिए। और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं कि ये घर में दाखिल हो जाते हैं और घर में दाखिल होने के बाद कैसे मारपीट कर रहे हैं डंडे लेकर। देखिए, चीखने चिल्लाने की आवाजें आप सुन सकते हैं, कराहने की आवाज आप सुन सकते हैं। इर्द गिर्द लोग हैं, गांव के लोग मौजूद हैं वहां पर, लेकिन मजाल कोई सामने आए, मजाल कोई इनको छुड़ाए, मजाल कोई इनको बचाए। हाथरस की इन तस्वीरों को देख लीजिए। छेड़छाड़ के विरोध के बाद की ये तस्वीरें हैं कि छेड़छाड़ किया पहले, उसके बाद दबंगों को जब छेड़छाड़ का विरोध किया गया लोगों के द्वारा, तो वो विरोध पसंद नहीं आया, वो विरोध रास नहीं आया। और विरोध जब रास नहीं आया तो उसके बाद इन दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है परिवार के साथ। और किस कदर मारपीट कर रहे हैं, कैसे ये डंडे बरसा रहे हैं, आप देख लीजिए। तस्वीरें सब बयां कर रहे हैं। तो युवती के साथ पहले तो छेड़छाड़ की, उसके बाद युवती के परिवार वालों को मारा है और उसके बाद युवती की मां पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया है। सादाबाद के नगला चांद गांव का ये मामला है। तस्वीरों को आप देख लीजिए। सवाल एक बार फिर से उठेंगे पुलिस कर्मियों पर, एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर, कि पुलिस हर जगह होने का दावा करती है, कम से कम क्राइम रोकने का दावा तो करती ही है। तो आर.के. अग्रवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आर.के. अग्रवाल, इन तस्वीरों के बारे में बताइए कि कब की ये तस्वीरें, कौन ये दबंग युवक है, कौन ये पीड़ित परिवार है। इस पीड़ित परिवार की जो एक महिला को धारदार हथियार से उन पर हमला भी किया गया, तो उनकी हालत कैसी है इस वक्त और पुलिस ने एक्शन क्या लिया है? मामला बृहस्पतिवार गुरुवार का है, शाम का। ये गांव में युवती अपने नहा रही थी, तभी कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया और इसे लेकर मारपीट हो गई। जब मारपीट हो गई तो इस मामले कल देर रात इनको CSP लाया गया। पुलिस ने इसे अब संज्ञान में लिया है और पुलिस ने इस कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो विरोध किस बात को लेकर वो भी आप जान लीजिए कि युवती नहा रही थी। जब युवती नहा रही थी तो कुछ ये दबंग किस्म के लोग आए और इन्होंने युवती पर बोलकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी, कुछ टिप्पणियां की। उसके बाद परिवार वालों ने इन दबंगों का विरोध किया और विरोध करने के बाद देखिए किस तरह से मारपीट हुई। एक और बड़ी खबर, कोलकाता पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल और ओडिशा का दौरा करने के लिए वो पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री लंबे समय से दिल्ली में ही हैं और आप बहुत दिनों के बाद वो बंगाल पहुंचे हैं। ममता बनर्जी उनका स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर अभी विमान से उतरे हैं और मास्क लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी रिसीव करने के लिए पहुंचा है, सभी ने मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है। यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी वाले हैं प्रधानमंत्री के, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं। तो तस्वीरें हैं बंगाल और ओडिशा में तूफान ने ज़बरदस्त कहर मचाया है और तूफान के बाद जो नुकसान हुआ है उसी का जायज़ा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर से जायज़ा भी लेंगे। दरअसल ममता बनर्जी ने ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि वो आएं और देखें स्थितियों को। कोरोना से लड़ाई में यूपी की बड़ी कामयाबी। देश में सबसे ज्यादा यूपी में है कोविड बेड। ये बड़ी कामयाबी है।
कोरोना से लड़ाई में यूपी को बड़ी कामयाबी मिली है कि सबसे ज्यादा बेड कोविड बेड कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में 78,000 कोविड बेड के साथ यूपी नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। टीम 11 की बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया गया कि इनको और कैसे बढ़ाया जाए। अब तक 20 लाख प्रवासी मजदूर यूपी वापस लौट आए हैं। संख्या छोटी नहीं है, 20 लाख बड़ी संख्या होती है। ये लौट आए हैं, इनके रोजगार पर अब ध्यान दिया जाना है। और महत्वपूर्ण यह है कि कोविड बेड के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और ये इससे पहले वेंटिलेटर्स के मामले में भी उत्तर प्रदेश की सराहना हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 36 ऐसे जिले थे जहां पर कोविड-19 से पहले वेंटिलेटर्स नहीं थे, लेकिन कोविड-19 के दरमियान सभी जिलों में वेंटिलेटर्स हैं। कोविड बेड पूरे देश में सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में 78,000 कोविड बेड बनाए गए हैं। तो 78,000 कोविड बेड के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कहीं ना कहीं सराहना होनी चाहिए, क्योंकि अकस्मात इस बीमारी ने दस्तक दी और उसके बाद तैयारियां उसके बाद की गई, तो अन्य राज्यों की तुलना में यूपी कहीं आगे निकल गया इस मामले में। खबर अब झांसी से, जहां पर 3 लोगों ने आत्महत्या की है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया है। झांसी में 3 लोगों ने आत्महत्या की है। एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया है। पति, पत्नी और 10 साल के बेटे की मौत हो गई जहर खाने से। इन्होंने खुदकुशी की है और सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें मौत की वजह बताई गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, इन्होंने सुसाइड किया है। बेटे की मौत से ये परिवार परेशान था और खुद की जिंदगी खत्म कर दी। सिर्फ बेटे की मौत हुई थी, उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। पति, पत्नी और 10 साल के बेटे की मौत हो गई। तो झांसी से खबर, जहां पर 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये एक ही परिवार के 3 सदस्य, पति, पत्नी और बच्चा 10 साल का। और खुदकुशी के पीछे का कारण जो निकल कर आ रहा है, जो सुसाइड नोट में वो वजह बताई जा रही है बेटी की मौत। बेटी की मौत हो गई थी, उसके बाद से परिवार परेशान था। पहले प्रदेश में बस पॉलिटिक्स देखने को मिली और अब बिल पॉलिटिक्स पर राजनीति प्रदेश में गर्मा गई है। राजस्थान सरकार पर मायावती ने भी हमला बोल दिया है। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में पहले ये बस पॉलिटिक्स चली, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान से कुछ बसें ली और भेजना चाहती थी, लेकिन इस बीच में अनुमति मिली, बहुत तरह की खामियां मिली और इस बीच में बिल थमाया गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और इस पर राजनीति सियासत गर्मा गई है। राजस्थान सरकार पर मायावती ने हमला बोलते हुए ये बात कही कि कोटा से छात्रों को लाने का किराया मांगना अमानवीय है। राजस्थान की कंगाली को ये दर्शाता है, ये मांग उनकी कंगाली को दर्शाता है। ट्वीट बसपा अध्यक्ष मायावती का कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36,36,000 रुपए और देने की जो मांग की गई है, इस मांग पर उन्होंने आगे लिखा कि वो उनकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। ये ट्वीट है, मनमाना किराया वसूल रही है राजस्थान सरकार, ये मायावती ने लिखा है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच में ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद, तो इसको घिनौनी राजनीति करार दिया गया है। और मायावती के ये कथन, ये शब्द हल्के नहीं है, बहुत गंभीरता से उन्होंने लिखे हैं। उसमें कहा है कि ये घिनौनी राजनीति को दर्शाता है और केवल कांग्रेसी
उन्होंने आगे लिखा कि ये भेजने के लिए जो मनमाना किराया वसूला जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर वो बेबस हैं, वो यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीति खेल रहे हैं। उसी में क्योंकि हम लोगों का पहले असेसमेंट था कि लगभग 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स रहने की हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, बट जब ये अभियान शुरू हुआ तो बच्चे ज़्यादा वहाँ पे निकल के आए। उसके लिए जो कुछ अतिरिक्त बसेस की हमें ज़रूरत थी वहीं तात्कालिक रूप से, तो फिर हम लोगों ने जो राजस्थान रोडवेज़ के उनके पास जो बस उपलब्ध थी कोटा में, तो उन बसेस का हमने उपयोग किया और जो अतिरिक्त हमारे बच्चे थे उनको कोटा से लेके हम लोगों ने मथुरा और आगरा में जो है ड्रॉप किया था। जो राजस्थान रोडवेज़ का जो बसेस यूज़ किया था उसी का बिल राजस्थान रोडवेज़ द्वारा रेज किया गया था, जिसका उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम द्वारा उसका भुगतान कर दिया गया। तो अधिकारी का बयान भी आपने सुना कि जो कहा गया था कि पेट्रोल डीजल का पैसा हम देंगे, वो दे दिया था। उसके बाद एक और बिल ये भेज दिया गया है कि किराए पर हमने बसें ली हैं और ये राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को बिल भेजा है। तो बस पॉलिटिक्स के बाद अब बिल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस पर मायावती ने, जो कि विपक्ष की नेता हैं, उन्होंने योगी सरकार का एक तरीके से सपोर्ट करते हुए बात लिखती कि ये जो राजनीति हो रही है ये घिनौनी राजनीति है। 36 लाख रुपए का जो बिल भेजा गया इसका भुगतान कर भी दिया गया है। राजस्थान रोडवेज की बसों से इनको लाया गया था और राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को इस बाबत बिल भेजा और बिल का भुगतान कर दिया गया है। कोटा में जो छात्र फंसे हुए थे सबसे पहले उन्हीं को लाया गया था और मायावती ने भी ये मांग की थी कि जो स्टूडेंट फंसे हुए उनको वापस लाया जाए। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस में छिड़ी सियासी जंग में अब एक नया बिल सामने आया है, जिससे सियासी घमासान और तेज हो गया है। 36 लाख रुपए का नया बिल राजस्थान सरकार की तरफ से भेजा गया है और एक और पहलू इसमें जुड़ गया है। अब राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को 36 लाख रुपए का बिल भी भेजा। ये बिल उस वक्त का है, उस वक्त का मांगा गया है जब यूपी सरकार ने कोटा में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया था। ये बिल तब का है जब कोटा से बच्चे यूपी के आगरा और झांसी तक आए थे और ये बात 17 अप्रैल की है जब योगी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के छात्रों को लाने के लिए बसें मंगवाई थी। यूपी सरकार ने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को वापस लाने के लिए 560 बसें राजस्थान भेजी थी, लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स ने वापस आने की अपनी मांग की, जिसके बाद सरकार ने राजस्थान राज्य परिवहन निगम से 70 बसें भाड़े पर ली, जिस पर वहां के परिवहन विभाग ने बसों में डीजल भराने की मांग की और यूपी सरकार से ने बाद में पेमेंट करने की बात करके इसकी रजामंदी दे भी दी। लेकिन यूपी सरकार ने डीजल का 19,76,000 रुपए का बिल 5 मई को दे दिया था, भुगतान कर दिया था और 20 मई को 94 बसों के लिए 36,36,664 रुपए का भुगतान भी पूरा कर दिया। तो जो बसें किराए पर ली, जो पेट्रोल डीजल का खर्चा आया, उसका भुगतान भी कर दिया गया। लेकिन इस बीच में मायावती ने टिप्पणी कर दी कि ये अमानवीय है और ये उनकी कंगाली को दर्शाता है। तो राजस्थान सरकार पर खूब बरसी है मायावती। सूटकेस पर बच्चे को ले जाने वाले परिवार की मदद की गई। सपा ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ये खबर आपको दे दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि 1 लाख की हम मदद करेंगे। आगरा में वो तस्वीर दिखी थी जिसने झकझोर दिया था पूरे देश को, जिसने झकझोर दिया था पूरे विश्व को, क्योंकि वो तस्वीर बहुत वायरल हुई। आगरा में एक माँ जो अपने बच्चे को सूटकेस पर उसने रख दिया था और सूटकेस को वो खींच रही थी, बच्चा सूटकेस पर ही लेट गया था। बेबस मां की जो लाचारी दिखी, इस मामले में सपा ने यह ऐलान किया है। सूटकेस पर बच्चे को लेकर घर जा रही मां के बेबसी को पहचानते हुए आर्थिक मदद का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि 1 लाख रुपए की हम मदद करेंगे उस बेबस मां की। झांसी में प्रवासी मजदूरों को लेकर हैरान कर देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लाचार मजदूरों की बेबसी का अंदाजा कुछ तस्वीरों से लगा सकते हैं आप। इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही यहां पर पानी का टैंकर रुका
तो मजदूरों की भीड़ टूट पड़ी। और ये तस्वीर यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर से हमारे कैमरे में कैद हुई है। एबीपी गंगा के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। जहां तक नज़र आपकी जाएगी वहां तक भीड़ ही भीड़ है। जैसे पानी का टैंकर आया तो लोग टैंकर पर टूट पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरी एहतियात दूर की बात है, ज़िंदगी बच जाए। इन लोगों का सर्वोत्तम प्राथमिकता इनकी यही है कि ज़िंदगी बचनी चाहिए। कोरोना से मरे ना मरे, भूख और दूसरी समस्याएं इनको मार डालेंगी। पानी के टैंकर के पास मजदूरों का हुजूम देखने को मिला है। तो दूसरी तरफ लोग घर जाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और झांसी के जिलाधिकारी से बात भी हुई थी एबीपी गंगा की, तो उन्होंने ये बात कही थी कि इसमें से 75% के करीब लोग ऐसे हैं जो बिहार और दूसरे राज्यों के हैं। मध्य प्रदेश की सरकार लाकर इनको बॉर्डर पर छोड़ रही है। तो यहाँ से योगी सरकार बसों के माध्यम से, तो रेल के माध्यम से, श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से सभी को उनके घर जाने की व्यवस्था करवा रही है। मजदूरों पर शुरू हुई राजनीति बस पॉलिटिक्स तक आ गई। लेकिन जिन मजदूरों को लेकर अभी सियासत गरमाए है वो मजदूर बेहाल हैं। झांसी बॉर्डर से तस्वीरें आई हैं, कुछ तस्वीरें से पहले हमने आपको दिखाई भी, लेकिन कुछ और तस्वीरें हैं जो आपको सच का आईना दिखाएंगे, जहां पर मुंबई गुजरात से आए प्रवासी मजदूरों का रेल आया। लेकिन दर्द ये है कि उनकी राज्य सरकारें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं। इनमें कुछ मजदूर बिहार, कुछ बंगाल, तो कुछ बाकी जगहों के रहने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बसें इन्हें झांसी के पास यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर छोड़कर चले गए, जिनमें कई मजदूर 4 दिन से भूखे थे, कोई सो नहीं पाया था। इनका गुस्सा फूटा तो बिहार के नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन अब जिम्मा योगी सरकार पर आ गया है, जो इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का प्लान बना रही है। बिहार सरकार मुर्दाबाद। तो सियासत भरपूर हो रही है, लेकिन मजदूर बेबस ही हैं। इतने दावे राज्य सरकारें करें, यहाँ तक कि बिहार की सरकार के भी दावों में कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन जब बात धरातल पर मदद की आती है तो मदद के नाम पर अभी तक मजदूरों को कुछ नहीं मिला है। मिली है तो बेबसी, उदासीनता और बेरुखी। नाराज हैं, नारेबाजी की है उन्होंने, और ये भी जानते हैं कि नारेबाजियों से भी कुछ नहीं होने वाला है। मदद कुछ अभी तक नहीं मिली है। लॉकडाउन का 4था फेज चल रहा है, अभी तक मदद नहीं मिली तो आगे क्या मिलेगी? नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। बिहार की सरकार तो कुछ न कुछ किया। नीतीश कुमार ने गलती किया सर कि हम लोग को बुलाना नहीं चाहता, और वहाँ ब्लैक टिकट भी करने लगा। सो गरीब एक टिकट का 3-3 हज़ार रुपया गुजरात के आदमी जो जीते हुए पैसे भी। हम लोग खाने के लिए व्यवस्था हम लोग को कुछ दिया नहीं जा रहा था। पुलिस प्रशासन हम लोग का साथ दिया। अभी तो यहाँ से एक जंगल में हम लोग को रुका दिया। 2 दिन से हम लोग वहाँ रुके थे, कोई साधन नहीं है आने का। ट्रक से आए हम लोग, अभी ट्रक से आए तब वहाँ पे सर अभी पुलिस वाले हम लोग का हेल्प किया, तब यहाँ तक हम लोग आए। 4 दिन से भूखे, कुछ खाने का नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। बहुत बार हम लोग मेल भी किए हैं, ये ऑनलाइन बुकिंग जो होता है वो सब भी किए, कोई कभी कॉल नहीं आया। तो क्या आप लोग वहाँ वोट देते होंगे, वहाँ चुनते हो सरकार? हाँ बिल्कुल। हाँ। क्या सोच चुनते थे कि मुसीबत में काम आएंगे? हाँ। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाने वाले हैं उनकी संख्या कम हो गई है। अगर आज की जो आंकड़ा देख लिया जाए, 75% जो भी हैं बिहार जाने वाले हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हीं लोगों का व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। और ये इन लोगों की स्थिति भी ऐसी है कि मध्य प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में छोड़ देते हैं, और उत्तर प्रदेश बॉर्डर में आने के बाद इन लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रेन या बस की व्यवस्था करके उनकी बॉर्डर तक रवाना करने की व्यवस्था की जा रही है। खबर अब बुलंदशहर से, जहां पर मजदूरों की गाड़ी पलट गई है। मजदूरों की पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की जानकारी मिल रही है बुलंदशहर से खबर, और खबर बहुत बड़ी है क्योंकि मजदूरों की गाड़ी फिर पलट गई है। मजदूरों की जिंदगी गाड़ी लगातार पलट रही है और जिंदगियां उनकी लगातार छिन रही हैं उनसे। 2 मजदूरों की जिंदगी की गाड़ी इस
दुर्घटना में पलट गए हैं, गाड़ी पलटी और खाल के गाल में समा गए हैं 2 मजदूर। 18 मजदूर घायल हुए हैं। गुजरात से बिजनौर ये प्रवासी मजदूर जा रहे थे और दिल्ली बदायूं हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ये पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो बसों का, श्रमिक एक्सप्रेस का, दूसरे तमाम माध्यमों से कहा जा रहा है कि लाया जा रहा है, तो फिर पिकअप में कैसे ये मजदूर लगातार आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। माफ कीजिएगा, अनुभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, इस वक्त की वहां पर स्थिति कैसी है? क्या सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, नहीं गया? कितने घायल हुए? हादसे का कारण क्या रहा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ है और जो मैजिक गाड़ी थी वो इलेक्ट्रिक पोल से टकराई है, जिसके कारण ये हादसा हुआ और इसमें 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 1-1.5 दर्जन लोग अभी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और साथ ही जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो अस्पताल मौके पर पहुंचे हैं, वो मजदूरों को देखने पहुंचे हैं और प्राथमिकता ये है पुलिस की कि पहले जो घायल है उनका इलाज हो, उसके बाद जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। जब मना है, बिल्कुल मुख्यमंत्री के आदेश है साफ तौर पर कि किसी प्रकार से जो लोग हैं, जो मजदूर हैं प्रवासी, वो किसी भी इस तरह की प्राइवेट गाड़ी में ना जाए। उसके बाद भी आखिर ये गाड़ी वहाँ कैसे पहुंची और यह हादसा कैसे हुआ है, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल जो घायल मजदूर हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बाराबंकी में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर लोगों में कोरोना का डर नहीं। 130 कोरोना संक्रमित निकल आए, लेकिन लोग बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के सड़कों पर निकल रहे हैं। सब्जी मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग भूलते हुए लोग नजर आए हैं। तस्वीरें बाराबंकी की हैं, जहां पर एक साथ 95 केसेस, फिर उसके बाद कल फिर केस आए, आज फिर केसेस आए, लेकिन उसके बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। आप देखिए, कुछ ने मास्क लगाया है, कुछ ने नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग और का ख्याल है नहीं, सैनिटाइजर खुद साथ में रख नहीं रहे हैं। वैसे में केसेस बढ़ेंगे नहीं तो क्या रुकेंगे? और दूसरी तरफ प्रशासन कोरोना के केसेस को रोकने की बात कर रहा है, तो ऐसे में जब लॉकडाउन का धड़ल्ले से उसको तोड़ा जाएगा तो फिर कैसे कोरोना के केसेस कम होंगे? खबर अब गोरखपुर से, जहां पर नर्सिंग होम का डॉक्टर कोरोना का पॉजिटिव मिला है। कोरोना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, गोरखपुर के नर्सिंग होम के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया, क्योंकि नर्सिंग होम में मरीजों का आने का सिलसिला जारी रहता है। मरीज आ रहे हैं उपचार करने के लिए, लेकिन इस बीच में डॉक्टर ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबर गोरखपुर से, खबर बड़ी है क्योंकि नर्सिंग होम का डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला है और कोरोना संक्रमित महिला का डॉक्टर ने इलाज किया था, अब खुद ही संक्रमित हो गए हैं, खुद ही कोरोना संक्रमित हो गए हैं डॉक्टर। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नर्सिंग होम का डॉक्टर कोरोना का पॉजिटिव मिला है। गोरखपुर में कुल केसेस की बात करें तो अब तक 29 हो गए हैं, 23 एक्टिव केसेस हो गए। आज के केस को जोड़ते हुए ये 29, जबकि एक्टिव केसेस 23 हैं। एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और एक डॉक्टर से कई लोग रोजाना मिलते हैं, तो संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है कि अन्य लोगों तक भी कोरोना डॉक्टर के जरिए पहुंचा हो। नीरज श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे संवाददाता आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। नीरज, क्या डॉक्टर को आइसोलेट कर लिया गया है और डॉक्टर के जरिए कितने लोगों तक कोरोना पहुंचा होगा? क्या कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिला ईसीजी कराने 3 से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आई थी, उस समय ये किसी को नहीं मालूम था कि उस महिला में कोरोना के लक्षण हैं। और उसके बाद जब ईसीजी हो गया तो उसको पेसमेकर लगाने के लिए पीजीआई रेफर कर दिया गया था। पीजीआई में महिला का ऑपरेशन होने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। और यहाँ उस समय तक प्रशासन को, जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी और जानकारी ली तो पता चला कि
वो महिला गोरखपुर के बरगदवा की रहने वाली है। उसके बाद जो बेतिया हाता का जो नर्सिंग होम है जो उसको सील करने की कार्रवाई की गई और इसके साथ ही जो वहाँ पे डॉक्टर और जो स्टाफ थे उनके बारे में पता किया गया और उसके अलावा जो मरीज उस समय वहाँ पर ईसीजी कराने के लिए आए थे उनके बारे में भी प्रशासन ने जानकारी हासिल की थी और उनको क्वारंटाइन भी करने की कार्रवाई की थी और उसी जो उस समय जो उनका जो टेस्ट लिया गया था उसमें एक डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई और एक सबसे गंभीर बात यह है कि जो प्रिकॉशन लेना चाहिए इस तरह के प्रिकॉशन नहीं लेने से इस तरह की गंभीर स्थिति बिल्कुल पैदा हो रही है। और नीरज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लखनऊ में भी कोरोना का नया मरीज मिला है और 21 साल की युवती की रिपोर्ट कोरोना के पॉजिटिव मिली है। लखनऊ में एक और केस आया है, एक और कोरोना पॉजिटिव केस आया है। 21 साल की युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 21 साल की उम्र इसकी और ये युवती कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश लौटी हैं, यानी कि प्रवासी हैं। कुछ दिन पहले यूपी लौटी और इनकी कोरोना की जांच की गई, सैंपल भेजा गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। तो लखनऊ से खबर आपको दे रहे हैं, एक और कोरोना का पॉजिटिव केस लखनऊ में मिला। तो कुछ दिन पहले ही यूपी से ये युवती लौटी और अब ये कोरोना पॉजिटिव मिली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।